तो आज बेटा हम बात करेंगे सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट में पहले आपकी बात आती है, सैटेलाइट होता क्या है? मान लो ये अर्थ है, तो अर्थ या किसी प्लेनेट के अराउंड जो चीज रिवॉल्व करती है उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। तो यहां पर एक फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सैटेलाइट में भी अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स कौन सी लग रही है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे mv² अपॉन आर इज इक्वल्स टू gm अपॉन में r²। यहां पे r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। v वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, देखो ये रहा वो रेडियस, ये है इसका स्मॉल m मास, कैपिटल M मास प्लैनेट का। ठीक है, तो एक तो ये चीज समझनी है कि यहाँ पे ये चीजें क्या क्या थी। लिखना चाहो तो लिख लो, कैपिटल M मास ऑफ प्लैनेट। अब बात आती है सैटेलाइट कितने टाइप्स की होती है। नेचुरल सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट अर्थ के लिए मून है। डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सैटेलाइट्स। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं कि उस प्लैनेट का साइज कितना है और वो प्लैनेट सन से दूर कितना है। जितना ज्यादा दूर होगा उतने उसके सैटेलाइट बढ़ जाएंगे। सैटेलाइट का एक काम और होता है नेचुरल सैटेलाइट का, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके उस प्लैनेट तक पहुंचाना। ठीक है, मैन मेड सैटेलाइट, इसमें आता है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इंक्लाइंड सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी नाम से पता चल रहा है जो अर्थ से स्टेशनरी हो, मतलब जिसका टाइम पीरियड 24 आवर हो। 24 घंटे में ये चक्कर काटती है, जिस स्पीड से अर्थ चक्कर काटती है। पोलर सैटेलाइट नाम से पता चल रहा है जो पोल्स के अराउंड चक्कर काटे। ठीक है, हम एक ये डायग्राम लेते हैं। देखो ये अर्थ है आपकी, ये नॉर्थ और साउथ पोल है अर्थ के। तो पोलर सैटेलाइट का चक्कर ये होगा। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होगी उसका टाइम पीरियड फिक्स है। इंक्लाइन सैटेलाइट जो है वो वेरी कर सकती है अपना पाथ। अब बारी आती है वेलोसिटी क्या है जियो स्टेशनरी किसी सैटेलाइट की। ये लास्ट क्लास में मैंने इसका एक्सप्रेशन आपको करा दिया था। देखो बस फॉर्मूला लिखना रह गया। देखो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपने ऑर्बिट
में रिवॉल्व करने के लिए जो चाहिए वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो mv स्क्वायर अपॉन में r gmm बाय r स्क्वायर है। मास कट रहा था, रेडियस कट रहा था, बचा v इक्वल्स टू अंडर रूट gm बाय r। स्मॉल g gm बाय r स्क्वायर होता है, तो उसकी जगह पे हम gr स्क्वायर रख सकते हैं, तो वेलोसिटी आ गया अंडर रूट gr स्क्वायर बाय r। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आया अंडर रूट gr, जहां पे r है आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट r प्लस h। तो एक तो ये बात आई, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट gr। एस्केप वेलोसिटी जो होती है अंडर रूट 2gr, उसका रिलेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ क्या है? अंडर रूट 2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को आप अंडर रूट gm बाय r भी कह सकते हो। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे आपका r है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट। इसके बाद बारी आती है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को कितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में अपने ऑर्बिट का? तो फिर वही फॉर्मूला हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से वेलोसिटी को खोल दूं आर ओमेगा में, हम जानते हैं जो रोटेशनल वेलोसिटी होती है या एंगुलर वेलोसिटी, वो होती है लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर। तो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा आर। ओमेगा में हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा। अच्छा, ओमेगा में दिखाई दे रहा है आपको एक आर कटता हुआ? मास से मास गया, ये आर गया, बचा क्या? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर क्यूब। ठीक है, अब यहां पे हम ओमेगा को खोलते हैं 2 पाई बाय टी में। तो यहां से टाइम पीरियड का स्क्वायर आया 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम आर क्यूब। इससे हमें केपलर का थर्ड लॉ भी मिलता है कि किसी पीरियड, किसी ऑर्बिट के टाइम पीरियड का स्क्वायर उसी ऑर्बिट के रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह है आपका कांस्टेंट के। याद रखना के इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी एम 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे चीजें क्या क्या कौन कौन सा रोल प्ले कर रही है। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी एम आर क्यूब, यह है टाइम पीरियड। यह है रेडियस। यह है मास। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं क्या ये पॉसिबल है, देखो इस चीज को समझना, ये सन है, सन के अराउंड मार्स चक्कर काट रहा है।
तो मार्स जो है ना बेटा, वो सन का सैटेलाइट है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? T² 4π² G मास ऑफ सन और रेडियस मार्स का। टाइम पीरियड भी मार्स का है। अगर टाइम पीरियड मार्स के ऑर्बिट का है, रेडियस मार्स के ऑर्बिट का है, तो मास सन का होगा। इसके उलट अगर मैं यहां पर एक और सैटेलाइट लेता हूं जो मार्स के चक्कर काट रहा है, फोबोस, तो टाइम पीरियड ऑफ फोबोस इज इक्वल टू 4π² G मास ऑफ मार्स रेडियस ऑफ फोबोस का क्यूब। तो यहां पे आपको क्या बात याद रखनी है? अगर मैं मार्स के अराउंड कोई सैटेलाइट मूव कराता हूं तो रेडियस सैटेलाइट का लगेगा, टाइम पीरियड सैटेलाइट का लगेगा, लेकिन मास मार्स का लगेगा। और अगर मास खुद सैटेलाइट है और चक्कर काट रहा है सन के, तो रेडियस मार्स का लगेगा, टाइम पीरियड मार्स का लगेगा, मास सन का लगेगा। ठीक है? तो टाइम पीरियड और रेडियस का रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलो, तो ये तो बात हुई सैटेलाइट की। अब हम बात करेंगे आपसे केपलर्स के लॉ की। केपलर्स लॉ, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। इस लॉ में हम ये बात करेंगे कि ऑर्बिट कैसा होना चाहिए। देखो भाई, केपलर ने कहा सन के अराउंड जो प्लेनेट मूव कर रहे हैं उनका ऑर्बिट इलिप्टिकल होना चाहिए। तो पहले हमें इस ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, इलिप्स होता क्या है। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, F1 F2, ये दोनों फोकस हैं। ठीक है? इन दोनों में से किसी एक फोकस पे जाकर बैठेगा आपका सन। ठीक है? इसमें दो रेडियस होते हैं, एक होता है मेजर एक्सिस का, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस का। रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस, रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस। कैपिटल आर रेडियस है मेजर एक्सिस का, स्मॉल आर रेडियस है माइनर एक्सिस का। ठीक है? ये है आपका मेजर एक्सिस, इसी पे आपके दोनों फोकस होते हैं। और इन दोनों में से किसी एक फोकस पे सन बैठा होता है और प्लैनेट इसके अराउंड रोटेट कर रहा होता है। ये रहा आपका प्लैनेट। अर्थ ले लेते हैं अभी के लिए हम। अब फिर से इस फिगर को देखेंगे। अर्थ की दो पोजीशन है सन के अराउंड। एक ये, एक ये। 6 मंथ अपार्ट है टाइम पीरियड में, 6 महीने की दूरी पे है। ठीक है? ये सबसे पास है, ये सबसे दूर है। एफिलियन और पेरिलियन, पेरिहिलियन और एफिलियन।
तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं एफिलियन और पेरिलियन की, तो ये डिस्टेंस है आरपी और ये डिस्टेंस है आर ए। ठीक है, यहां पे अर्थ राउंड कर रहा है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड। ठीक है, जिसमें अर्थ की दो पोजीशंस हैं जिनका रेडियस आरपी और आर ए दिखाई दे रहा है। आरपी छोटा है आर ए से। पहले सबसे पहले देख लो, क्या आरपी छोटा है आर ए से? हाँ, ये तो देखने से पता चल रहा है। सन के पास पी है और सन से दूर ए है। अच्छा, अब मास ऑफ अर्थ एट पॉइंट पी, मास ऑफ अर्थ एट पॉइंट ए सेम ही होगा। एक और चीज कंजर्व रहेगी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड है एल पर। एल जो है ए पॉइंट पर और पी पॉइंट पर सेम है। एंगुलर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। मास तो इक्वल है, सेम प्लेनेट का है। अगर रेडियस, और यहां से हमें दिखाई दे रहा है रेडियस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इक्वल है। अगर रेडियस एफिलियन का ज्यादा है पेरिहिलियन से, ठीक है, तो वेलोसिटी एफिलियन की कम होगी पेरिहिलियन से। क्यों? क्योंकि बताया ना मैंने, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है। अगर दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है तो इसका मतलब है आर और बी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसका मतलब आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन बी, और इसका मतलब है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। तो अगर रेडियस किसी का बड़ा है या डिस्टेंस सन से बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन does not remain constant और same। तो ये है आपका केपलर्स का फर्स्ट लॉ। अब ध्यान देंगे बच्चों, अभी तो केपलर का फर्स्ट लॉ बताया। अब कुछ छोटे मोटे डाउट आते हैं यहाँ पे। जैसे एक डाउट तो ये है, इलिप्स है क्या? देखो जरा इस शेप को देखो आप, ये सर्कल है, ठीक है। अगर इस शेप को मैं देखूं, सर्कुलर शेप को, तो सर्कुलर शेप की खासियत क्या है भाई? सर्कुलर शेप की खासियत है कि इसका रेडियस, यानी कि जो इसका सेंटर है ना, वो हर जगह से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मैं इसको देखता हूँ ये दूर होते हैं कि नहीं, ये दूर नहीं करने देता इनको। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अगर बनाने दे तो देखो, ये दो सर्कल ले लिए मैंने, हाफ, दो सर्कल के हाफ से, ठीक है।
हर सर्कल का अपना एक सेंटर है और दोनों इक्वल है, तो दोनों का सेंटर एक जैसा ही है, यानी कि रेडियस एक जैसा है। अगर मैं इनको यहां से जोड़ दूं, ये देखो, तो ये थोड़ा थोड़ा इलिप्स की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और अब आप ये भी कह सकते हो कि भैया इसका मेजर एक्सिस भी हमें मिल गया, यहां होगा कहीं, और जहां मेजर एक्सिस है इसका, वहां इसके फोकस है। ठीक है, फोकस वही सेंटर है जिनके बीच में डिस्टेंस आ गया। तो आप ये कह सकते हो बेसिकली ये जो इलिप्टिकल शेप है ना, ये किसी एक सर्कल के बीच में मैंने एक रेक्टेंगुलर पुट कर दिया। ठीक है, इसका ये हाफ भी सर्कल है, सर्कुलर है, और ये हाफ भी सर्कुलर है, दोनों जुड़ जाते तो ये सर्कल बन जाता, बीच में गैप है। तो जो दो फोकस है ना, F1 F2, वो आधे आधे हाफ सर्कल के सेंटर है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये फोकस F1 F2 है क्या? F1 F2 वो पॉइंट है जो मेजर एक्सिस पे आते हैं, जिनका डिस्टेंस यहां से इक्वल होता है। तो ये डिस्टेंस ये भी फोकस है, ये डिस्टेंस ये भी फोकस है। अब मैं क्या करूंगा, एक इलिप्टिकल शेप बनाऊंगा और उस पे थोड़ी ड्राइंग ऐसी है, काम चला लेना, उस पे सन रखूंगा। अब थोड़ा बड़ा सन बना रहा हूं मैं दिखाने के लिए आपको। ये सन है, ये हमारा प्लेनेट है। प्लेनेट के सेंटर से सन के सेंटर तक का डिस्टेंस होगा जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम प्लेनेट की बात करते हैं तो जिन ऑर्बिट में प्लेनेट मूव करता है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के रेडियस में। और हम ये मान के चलते हैं कि सन यहां कहीं है, प्लेनेट यहां कहीं है, और सन और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, उसको यहां से और यहां से अभी के लिए हम बराबर ही मानते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना कि हम मान के चलते हैं कि सन सेंटर पे ही है, ऑलमोस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसके सेंटर में और उसके फोकस में, तो इतना एलिप्टिकल पाथ नहीं है। अच्छा चलो, ये कैलकुलेशन के लिए करते हैं जिससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए। फिर हमने ये बता दिया कि जो आर ए और आर पी है जिसका डिफरेंस है उसकी वजह से उनकी वेलोसिटी में चेंज आता है। अब हम बात करेंगे केपलर के सेकंड लॉ की। केपलर्स सेकंड लॉ ये क्या कहता है? ये कहता है अगर हम सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ बनाते हैं और प्लेनेट को मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वो प्लेनेट सन के अराउंड जो एरिया स्वैप्ट करता है वो इक्वल होगा रेट में उस एरिया के जब सन से वो दूर होगा। ये देखो, अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, देखना किसको मैं मार्क कर रहा हूं, जिसको मैंने व्हाइट किया है, मैं इस एरिया की बात करूं या मैं इस एरिया की बात करूं, ये जिसको अभी डार्क ही कर सकते हैं इसकी लाइन को, ये लो, इस एरिया की बात करूं। ठीक है, तो ये दोनों एरिया इक्वल है टाइम की रिस्पेक्ट में।
मतलब अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ, rate of change in area is constant swept by planet। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई प्लैनेट सन के, ये सन है, पास होता है तो वो इतना एरिया बनाता है। अब भाई पास है तो ये सर्कुलर जो पाथ था, ये टर्न, ये बड़ा हो गया। दूर है तो ये छोटा हो गया। तो आप मुझे बताओ कि प्लैनेट कहां पर ज्यादा चला, यहां पे या यहां पे? जाहिर सी बात है, अगर कोई आपसे पूछे डिस्टेंस कौन सा ज्यादा है, कौन सी आर्क बड़ी है, S1 या S2? S1 आर्क बड़ी है S2 से। लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी बड़ी होगी। तो इससे ये पता चलता है वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट नियर सन is greater than velocity of planet when it is far away। जब प्लैनेट नजदीक था तब उसकी स्पीड तेज थी, उस कंपैरिजन से जब प्लैनेट दूर हो जाएगा। ठीक है, यहां हमने बात किसकी की है? रेट ऑफ एरिया की। देखो इसको हम एक बार एनसीईआरटी में देखते हैं कि रेट ऑफ एरिया को एनसीईआरटी कैसे समझाती है। ध्यान दो बच्चों, देखो एनसीईआरटी ने कहा, ये पार्ट देखो कि हमने ये मोशन लिया प्लैनेट का। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल में ये है रेडियस और ये इस ट्रायंगल का चेंज इन एरिया है, ये वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी प्लैनेट की। पी से लेके पी डैश तक का डिस्टेंस उसने कवर किया इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल क्या है आपका? एस पी पी डैश। तो एरिया क्या होगा एंगल का? इधर आ जाओ। हम जानते हैं एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अब यहां पर बेस तो ये रहा, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये था आपका वो ट्रायंगल, ये रहा बेस आर। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस v वेलोसिटी से ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है डेल्टा टी टाइम में। v वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस। कैसे? क्योंकि v वेलोसिटी है डेल्टा s बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा s आ गया v इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो एरिया क्या हुआ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं डेल्टा टी को उठा के उधर ले जाऊं तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी आ गया हाफ इंटू आर इंटू पी। कैसे बनाता हूं? डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर इंटू वी। अब एक काम करो, v को मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड कर दो। मास इंटू वेलोसिटी क्या बन जाता है आपका? मोमेंटम। ठीक है, और रेडियस क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी आ गया आपका हाफ ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय मास। सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कांस्टेंट है। तो ये आपका केपलर का सेकंड लॉ प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये था केपलर के सेकंड लॉ का प्रूफ। एक बार हम यहां देख लेते हैं। डिड्यूस केपलर्स सेकंड लॉ। देखो
देखो फिगर एनसीईआरटी की ले लेते हैं हम। इन ट्राइंगल पी पी डैश एस, बेस हो गया हमारा आर, पी पी डैश है आर्क डेल्टा एस, जिसको ट्रेवल करने में हमें डेल्टा वी वेलोसिटी लगती है, ठीक है, टी टाइम। डेल्टा वी मतलब वी वेलोसिटी ले लो प्लेनेट की, तो वी हो गया आपका डेल्टा एस इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा एस हो जाएगा वी इंटू डेल्टा टी। हम जानते हैं चेंज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी पी डैश एस है डेल्टा ए, और डेल्टा ए है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस है आर और हाइट है डेल्टा एस। डेल्टा एस की जगह हम पुट कर सकते हैं वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी आ गया हाफ इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड। ठीक है, आप जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, और रेडियस और डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट आता है एंगुलर मोमेंटम। फॉर सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, मास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज इन एरिया कांस्टेंट है। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब बारी आती है केपलर्स के थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट की। यह है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। और यह है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट को आप सैटेलाइट की जगह प्लेनेट कह सकते हो, तो ये प्लेनेट का रेडियस बन जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट, और जिसके अराउंड ये घूम रहे हैं वो है सन। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर की क्यूब। अच्छा टी स्क्वायर तो ठीक है, ये के क्या है? 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीएम। अगर ये सोलर सिस्टम की बात चल रही है तो 4 पाई स्क्वायर जी मास होगा सन का, रेडियस होगा किसी प्लैनेट का, टाइम पीरियड भी होगा किसी प्लैनेट का। और अगर ये अर्थ या किसी प्लैनेट की बात चल रही है तो ये टाइम पीरियड होगा अर्थ का, मास होगा सन का, रेडियस होगा अर्थ का। और अगर बात चल रही है मून की तो मून किसके अराउंड चक्कर काटता है, उसका मास आ जाएगा।
यानी कि अर्थ का, और रेडियस और टाइम पीरियड मून के आएंगे। इसका प्रूफ जो है वो सेम है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था। देखो इसका प्रूफ, ये रहा। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो था वही इसका प्रूफ है। तो यहाँ पे आपके ये तीनों भी केपलर्स के तीनों लॉ हो गए। यहाँ आपका चैप्टर टॉपिक वाइज कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल हमने छोड़ दिए थे